गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 17वां अध्याय, जिसका नाम है मेले। और मेलों के बारे में जो प्रारंभिक समझ है वो हम पिछले भाग यानी भाग संख्या 1 में बना चुके हैं, जहां बच्चों हमने ये जाना था कि जो मेलों का आयोजन होता है वो अलग अलग स्थितियों के आधार पर या अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर इस होने वाले आयोजन को हम अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। जहां हमने ये जाना था कुछ मेलों का आयोजन धार्मिक स्थलों के आसपास हो रहा है, इन्हें हम धार्मिक मेलों की संज्ञा देते हैं। कुछ मेलों का आयोजन हो रहा है व्यापारिक महत्व के लिए, जिन्हें हम व्यापारिक मेले के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना था कि कुछ ऐसे मेले भी होते हैं जिनमें पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है, इन्हें कहा जाता है पशु मेला। तो बच्चों हमने इतनी सारी मेलों के बारे में प्रारंभिक समझ बना ली है। तो आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे हमारे राज्य यानी राजस्थान के कुछ विशेष मेलों के बारे में और जानेंगे कि इनका आयोजन क्यों किया जाता है, किस स्थान पर किया जाता है, क्या इनका आयोजन किसी धार्मिक महत्व की वजह से किया जाता है, अगर इनका कोई धार्मिक महत्व है तो ये किस देवता से संबंधित हैं। इन सब के बारे में बच्चों आज की इस कक्षा में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें हम जानेंगे राजस्थान के मेले। देखो बच्चों, राजस्थान की संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है, यानी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी राजस्थान की संस्कृति है, उसमें इन मेलों का जो आयोजन किया जाता है उसका एक अलग ही महत्व है। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है, जिनमें से कुछ मेलों के उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे दक्षिण राजस्थान का बेणेश्वर का मेला। बच्चों दक्षिण राजस्थान, हमने जब राजस्थान के नक्शे का अध्ययन किया था तो हमने जाना था कि राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है, जिसमें हम देख पाते हैं प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसे हम दक्षिणी राजस्थान की संज्ञा देते हैं। बच्चों इस डूंगरपुर में आयोजित होता है बेणेश्वर का मेला। बच्चों इसके अलावा शाहपुरा भीलवाड़ा का फूलडोल मेला, उसके अलावा अजमेर का उर्स मेला, जैसलमेर का रामदेवरा मेला, इसके अलावा है जोधपुर का नागपंचमी का मेला। तो ये कुछ मेलों के उदाहरण हैं जो राजस्थान में आयोजित होते हैं। इन मेलों के अलावा देखो बच्चों, जयपुर का तीज का मेला तथा उदयपुर का हरियाली अमावस्या का मेला और कोटा का दशहरा मेला, इसके अलावा अलवर का पांडुपोल भरतरी का मेला। और ये तो बच्चों हुए कुछ धार्मिक महत्व वाले मेले। इसके अलावा देखो राजस्थान में पुष्कर तथा नागौर में पशु मेलों का आयोजन भी किया जाता है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक पशु मेले का इमेज बच्चों, जिसमें पशुओं को खरीदा और बेचा जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तो कुछ ही मेलों के नाम हैं। इसके अलावा अनेक सारे मेलों का आयोजन हमारे राजस्थान में किया जाता है। तो हम समझ पा रहे हैं कि जो हमारी राजस्थान की संस्कृति है उसमें मेलों का विशेष महत्व है। बच्चों यहाँ पर हमने राजस्थान के कुछ मेलों के नामों को जाना है। अध्याय के आगामी भागों में या अध्याय के अगले भाग में हम और विस्तार से समझ बनाएंगे इन मेलों के बारे में। तो चलो बच्चों इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल किया जाए। तो देखो बच्चों सोचिए और बताइए में हमारा पहला प्रश्न है, आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं और कहाँ लगते हैं बताइए। देखो बच्चों मेलों का आयोजन, जैसा हमने अध्याय के भाग संख्या 1 में जाना था कि मेलों का आयोजन किया जाता है किसी धार्मिक स्थल के आसपास, या फिर हम समझ पा रहे थे अगर व्यापारिक महत्व के मेले हैं तो उनका आयोजन किया जाएगा व्यापारिक महत्व के स्थानों पर। इसी प्रकार बच्चों हमें बताना है कि हमारे आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं और ये कहाँ लगते हैं। जैसे हमारे आसपास बच्चों बाबा रामदेव जी का मेला लगता है और ये जो बाबा रामदेव जी का मंदिर है उसके प्रांगण में या उसके आसपास लगता है। इसी प्रकार आप भी बताएंगे कि आपके आसपास किस मेले का आयोजन किया जाता है और ये कहाँ पर लगता है। बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये मेले किस तिथि को लगते हैं, सूची बनाइए। बच्चों तिथि, हमारा जो पंचांग है यानी जो हमारे हिंदू माह के नाम हैं उनमें आती हैं तिथियाँ, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। तो हमें ये बताना है कि ऊपर जो मेलों के नाम आपने बताए हैं वो किस तिथि को आयोजित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे आसपास लगता है बाबा रामदेव जी का मेला और इसका आयोजन किया जाता है भाद्रपद माह की जो द्वितीया होती है, जिसे बाबा की बीज के नाम से जानते हैं, उस पर इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों देखा आपने, मैंने बताया हमारे आसपास लगने वाला मेला किस तिथि को लगता है, वैसे ही आप बताएंगे कि आपके आसपास कौन कौन से मेले लगते हैं और इनका आयोजन किस तिथि पर किया जाता है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, ये मेले किस अवसर पर लगते हैं। तो देखो बच्चों जो हमारे आसपास मेला लगता है बाबा रामदेव जी का,
वो रामदेव जी की बीज यानी कि रामदेव जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, उसके अवसर पर ये मेला लगता है। उसी प्रकार आपको भी बताना है कि जो आपके आसपास मेले लगते हैं वो किस अवसर पर लगते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखा बच्चों आपने, हमारी जो राजस्थान की संस्कृति है उसमें मेलों का विशेष महत्व है। इन मेलों का आयोजन किसी विशेष स्थल पर किया जाता है, विशेष तिथि को किया जाता है, साथ ही साथ विशेष अवसरों पर इनका आयोजन किया जाता है। तो बच्चों अब समय है हम जानकारी प्राप्त करें कि राजस्थान के कुछ विशेष मेलों के बारे में और जानें कि ये किस स्थान पर लगते हैं और इनका आयोजन किस तिथि को किया जाता है और किस महापुरुष, महादेवता या लोक देवता की स्मृति में इनका आयोजन किया जाता है। तो बच्चों इस कड़ी में हम सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे लक्खी मेला के बारे में। अब ये लक्खी मेला कहाँ लगता है, इस किसकी याद में लगता है, इसका आयोजन कहाँ किया जाता है, किस संप्रदाय के लोग इससे संबंधित हैं, उन सब के बारे में अब हम विस्तार से समझ बनाते हैं। तो देखो बच्चों, प्राचीन समय के शासक राजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर है, यानी अलवर में राजा भर्तृहरि ने तपस्या की थी और यहाँ पर हम उनकी इमेज को देख पा रहे हैं। बच्चों ये हैं राजा भर्तृहरि और ये है उनके गुरु। बच्चों राजा भर्तृहरि एक राजा थे जिन्होंने बाद में अपना राजपाट छोड़ा और संन्यास को ग्रहण किया और इन्होंने तपस्या की। वो किस स्थान पे की, अलवर में। बच्चों इसी वजह से देखिए यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। बच्चों लक्खी मेला होता क्या है, ऐसा मेला जिसमें लाखों लोग आते हैं उसे हम लक्खी मेले के नाम से जानते हैं। तो जो राजा भर्तृहरि का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन आयोजित होता है। बच्चों जैसा हमने ग्रह नक्षत्र की स्थिति के बारे में चर्चा की थी तो हमने यह जाना था पिछले अध्यायों में कि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नाम से दो पक्ष होते हैं। शुक्ल पक्ष के बाद में हमने ये देखा था कि पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा के बाद में हमने ये पता किया था अमावस्या आती है। उसी प्रकार बच्चों जो ये भाद्रपद है ये है हिंदी महीनों का नाम, और जो हिंदी महीनों के 12 महीनों के नाम हैं उनके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जो भाद्रपद माह है उसकी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इस मेले का आयोजन किया जाता है। बच्चों नाथ संप्रदाय के साथ साथ जो साधु व उनके अनुयायी हैं वो भी इस मेले में बहुत बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर विशेष रूप से जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं वो आते हैं, उसके अलावा अन्य लोग भी इस मेले में आते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस मेले का दृश्य। बच्चों ये किस प्रकार का मेला है, ये व्यापारिक है या पशु मेला है या फिर धार्मिक मेला है। तो हम समझ पा रहे हैं इसका आयोजन एक धार्मिक स्थल के आसपास किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे धार्मिक मेला। बच्चों इसके अलावा देखिए यात्री बाबा भर्तृहरि की मनोती मानते हैं। मनोती मतलब बच्चों किसी भी लोक देवता या किसी भी देवता से अपनी मन की इच्छा मांगना या मनोकामना जब हम किसी देवता के सामने करते हैं तो हम कहते हैं हम मनोती मांग रहे हैं। और जब मनोती पूरी हो जाती है तो बच्चों यह भी प्रतिज्ञा की जाती है कि हम उन देवता के स्थान पर जाकर के भोजन करेंगे या भोज का आयोजन करेंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं मनोती। बच्चों खीर पूड़ी हलवा दाल बाटी चूरमा बना करके भोग लगाते हैं, यानी यहाँ पर प्रसाद के रूप में हम समझ पा रहे हैं खीर पूड़ी हलवा दाल बाटी चूरमा आदि बनाया जाता है। बच्चों यहाँ बाबा की समाधि के पास अखंड ज्योति जलती रहती है। अखंड ज्योति मतलब जो कभी शांत नहीं होती, ये लगातार ही जलती रहती है। तो यहाँ पर बच्चों हम इस धार्मिक मेला यानी लक्खी मेला के बारे में समझ चुके हैं, जिसका आयोजन कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, इसमें कौन कौन आते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पर कुछ विशेष शब्द जैसे मनोती, भोग और अखंड ज्योति पर भी विशेष चर्चा की है। तो चलो बच्चों अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं, पता कीजिए और लिखिए। बच्चों देखो मनोती, साधु व तपोभूमि शब्दों का क्या अर्थ है पता कीजिए। बच्चों इन शब्दों से हमने परिचय प्राप्त किया था, जहां हमने ये जाना था कि मनोती का अर्थ है मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करना तथा कामना की पूर्ति होने पर देवता के सानिध्य में भोज करने की प्रतिज्ञा करना। तो इस मनोती के बारे में हमने जानकारी
प्राप्त कर ली थी। बच्चों अगला जो शब्द है वो है साधु। और साधु कौन होता है? जो संत महात्मा ऋषि होते हैं उन्हें हम साधु की उपमा देते हैं। और बच्चों अगला शब्द है तपोभूमि। तो देखिए तपोभूमि का अर्थ है तपस्या किए जाने वाला स्थान, ऐसा स्थान जहां पर किसी व्यक्ति ने तपस्या की। जैसा हमने देखा था राजा भर्तृहरि ने कहाँ तपस्या की थी? अलवर में, तो अलवर उनकी तपोभूमि हुई। तो तपोभूमि का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां पर तपस्या की जाती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने जाना मनोती, साधु और तपोभूमि के बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और आज का अगला प्रश्न है भाद्रपद भारत के राष्ट्रीय पंचांग का एक महीना है। राष्ट्रीय पंचांग के अन्य महीनों के नाम क्रम से लिखिए। जैसा बच्चों मैंने आपको बताया था हमारे वर्ष में हिंदी महीनों में 12 महीने होते हैं। जैसा अंग्रेजी माह में होते हैं ना जनवरी फरवरी, उसी प्रकार बच्चों हिंदी में भी 12 महीनों के नाम होते हैं जिनके नाम हमें यहाँ पर क्रम से बताने हैं। और ये किसके आधार पे हैं? हमारे राष्ट्रीय पंचांग के आधार पे। और हमारा राष्ट्रीय पंचांग तो हमें पता ही है क्योंकि हमने पिछले अध्याय में जाना था जब हमने राष्ट्रीय प्रतीकों की चर्चा की थी तो हमें पता चला था कि शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो उसी के आधार पर जो महीनों के नाम हैं वो देखिए चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो बच्चों ये 12 महीनों के नाम हैं जो हमारे हिंदी में होते हैं, यानी हमारे राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार। अब इन्हीं महीनों में आयोजित होते हैं अनेक सारे व्रत त्योहार। जैसे कि हमने देखा कि श्रावण मास की पूर्णिमा को बनाई जाएगी रक्षाबंधन या राखी का त्यौहार। तो बच्चों इसी प्रकार से आप समझ पा रहे हैं ना कि किसी भी त्यौहार का आयोजन इन्हीं महीनों के आधार पे किया जाता है और इनकी तिथियों के आधार पे किया जाता है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? और ये हमारे लिए इतना कठिन नहीं होगा क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। और यहाँ पर इस सिक्के पर हम देख पा रहे हैं हमारी शक संवत को। तो देखा बच्चों हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की कि राजस्थान अनेक सारे मेलों का आयोजन स्थल है। इसी क्रम में हमने लखी मेला यानी अलवर में राजा भर्तृहरि का जो मेला है उसके बारे में विस्तार से समझ बनाई। साथ ही साथ हमने चर्चा की हमारे राष्ट्रीय पंचांग के अलग अलग महीनों के बारे में। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।